हेलो एवरीवन। आज डे 9 हो गया है हमारा फॉर 45 हार्ट चैलेंज एंड और हमने कल कैग कंप्लीट कर लिया था, अटॉर्नी जनरल कंप्लीट कर लिया था, एडवोकेट जनरल कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे फाइनेंस कमीशन एंड ऑल इंडिया सर्विसेज यूपीएससी या स्टेट पीएससी। अगर ट्राइबलर का टॉपिक आएगा तो उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एजेंडा रहेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल्स में प्रोवाइडेड है। पहला है फाइनेंस कमीशन 280 में डिफाइंड है, मतलब प्रोवाइडेड है 280 में, और दूसरा है हमारा 281 जो कि रिकमेंडेशंस का बात करता है। फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन देती है उनका क्या होता है। तो 280 को हम देखते हैं। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट करते हैं इसको, अपॉइंट करने का काम, इस चीज़ को लाने का, फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश करने का काम प्रेसिडेंट का होता है। और ये एवरी 5 ईयर्स, हर साल 5 मतलब हर 5 साल में बनाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। उसे जल्दी बना सकता है अगर प्रेसिडेंट चाहे तो। और कॉन्स्टिट्यूशन जो उसका है, मतलब कमीशन में कितने लोग एग्जिस्ट करेंगे, तो वो है चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर्स होते हैं, और ये सारे लोग अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटेड बाय दी प्रेसिडेंट। अगर इसको लिखना चाहें हम लोग तो वी कैन राइट, सारी चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। तो आर्टिकल 280 बात करता है एफएम के बारे में, एफसी के बारे में, ठीक है। अब ये पहला पॉइंट ये हुआ कि 5 ईयर्स में होता है ये। दूसरा पॉइंट ये हुआ हमारा कि इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, तो इसमें हमारे 5 मेंबर्स होते हैं। 4+1 का रेशियो, 1+4 का रेशियो है। एक चेयरमैन और चेयरमैन होगा एक, और 4 मेंबर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद सारे को अपॉइंट करने का जिम्मेदारी किसका है, तो ये अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स से पहले भी अपॉइंटमेंट किया जा सकता है इफ़ प्रेसिडेंट चाहे तो। 5 ईयर है, 5 ईयर और अर्लियर भी कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट अपनी इच्छा रखते हैं तो। फिर पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना करके डिटरमाइन करेंगी क्वालिफिकेशन मेंबर्स की जो कि अपॉइंट हो रहे हैं। तो लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट, फाइनेंस कमीशन के रिलेटेड किसकी है, तो पार्लियामेंट की है। फिर उसके बाद ड्यूटी क्या है कमीशन की, तो कमीशन की ड्यूटी यही है कि रिकमेंडेशन देना है प्रेसिडेंट को। किस बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। किस किस के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स और यूनियन के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देना है। एंड नेट प्रोसीड, जो भी प्रोसीड्स हो रहा है, नेट वर्थ बन रही है, उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करना है, और कितना एलोकेशन दिया जाएगा स्टेट्स को, और उसमें रेस्पेक्टिव शेयर कितना होगा स्टेट का, इसके बारे में, मतलब टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो 280 में प्रोवाइडेड है, 280 का 3 बात करता है, पहला 280 का 3 बात करता है ड्यूटीज़ के बारे में। ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। पहली ड्यूटी ये है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका, टैक्सेस का। जो भी कलेक्ट कर रही है यूनियन गवर्नमेंट, उसको स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कैसे करेगी, इसके बारे में प्रोविज़न अगर एडवाइस देनी होगी तो फाइनेंस कमीशन एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस के बारे में। सेकेंड है हमारा ग्रांट इन एड जो देते हैं ऑफ द रेवेन्यू आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जब भी किसी स्टेट को कोई भी ग्रांट की ज़रूरत पड़ती है, मींस पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको जो सेंटर होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल होगा, कैसे गवर्न होगा, किस तरह से फाइनेंसेस को देना है, ये काम रिकमेंडेशन का फाइनेंस कमीशन का होता है। ये रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को देती है, और इसी के बारे में ये प्रोविज़न है। तो सेकेंड प्रोविज़न है हमारा ग्रांट इन एड के बारे में। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस कैसे होंगे, और दूसरा है कि अगर किसी भी स्टेट को रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फाइनेंसेस की, तो उसको देने का काम किसका है, तो ये चीज़ है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये देती है आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। कंटीजेंट फंड है कि कंसोलिडेटेड फंड है, तो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
यहाँ से निकाल के ग्रांटेड एड दिया जाता है। फिर इसके बाद बी बात करता है कि द मेजर्स द नीड ऑफ ऑग्यूमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज ऑफ पंचायत के बारे में भी प्रोविज़न देने का करने का किसके पास है, तो यहाँ पे बी ABCD से ही लिख सकते हैं इसको, ए है, ये बी है, ये बी है। तो बी में बात करता है कंसोलिडेटेड फंड पंचायत के बारे में कि पंचायत को अगर नीड होगी तो वो उसको देने का काम कैसे किस तरह से किया जाएगा। और तो यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने की बात जा रहा है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट है उसमें से अगर पैसा चाहिए होगा कैसे इस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करना है पंचायत के लिए। ये जो बी बात करता है पंचायत के लिए, एंड सी बात करता है म्यूनसिपैलिटी किसके लिए। तो स्टेट और ये हमारा चार्ज किसके ऊपर होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर चार्ज होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी जो भी पंचायत म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड मैटर होगा वो चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पे। तो यहाँ से हम रिवाइज करते हैं क्या क्या ड्यूटी है। तो पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। अब टैक्सेस दो तरह से किया जा सकता है। फर्स्ट है हमारा वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन का मतलब है फ्रॉम यूनियन टू स्टेट, और दूसरा है हमारा हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का मतलब होता है बिटवीन स्टेट टू स्टेट। जैसे अगर देखा जाए यहाँ पे, तो अगर मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूँ कि कौन सा हॉरिजॉन्टल है कौन सा वर्टिकल है, तो हमारा जो फर्स्ट लाइन ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा टैक्सेस का बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। ये वाला प्रोविज़न हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। और फिर जो सेकेंड लाइन कह रहा है कि एलोकेशन बिटवीन स्टेट्स ऑफ रेस्पेक्टिव शेयर, ये हमारा हो गया वर्टिकल। तो पहला हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, वो भी हो गया हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और दूसरा हो गया हमारा ग्रांट इन एड हो गया सेकेंड, और जो ग्रांट इन एड होगा जो स्टेट्स को दिया जाएगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाएगा, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और जो भी ग्रांट इन एड देना है किनको, ये पंचायत के लिए रिसोर्सेज का सप्लाई करने के लिए फाइनेंस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट होगा स्टेट्स में, ये चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट के ऊपर। और म्यूनसिपैलिटी के लिए भी सेम है, ये भी चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट के ऊपर, ठीक है। और भी जो प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस रिलेटेड कोई भी एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट मतलब पूछ सकता है किनसे, फाइनेंस कमीशन से। जो कमीशन होगा वो डिटरमाइन करेगी देयर प्रोसीजर एंड शैल हैव द पावर टू परफॉर्म देयर, मतलब वही है कि यहाँ पे यही कह रहा है कि जो भी फंक्शंस पावर देगी पार्लियामेंट उसको परफॉर्म कर सकती है, और पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी प्रोसीजर को, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारे रिकमेंडेशंस के बारे में, रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो प्रेसिडेंट जो है वो हर फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन को एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम में हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पर रखेगी। तो ये हमारा रिवीजन हो गया। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंस कमीशन कौन इस्टेब्लिश करता है। तो प्रेसिडेंट करता है। कब करेगा, हर 5 साल में करेगा। इसमें लोग कितने होंगे, तो एक चेयरमैन होगा एक, और 4 मेंबर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद चेयरमैन हो गए, 4 मेंबर्स हो गए, और सारे लोगों को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की होती है। प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट जो है वो क्वालिफिकेशन वगैरह बताएंगे कौन लोग अपॉइंट हो सकते हैं। अब ये 280 का 3 बात करता है ड्यूटीज़ के बारे में। तो पहली ड्यूटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। इसमें हम लोग पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डिवोल्यूशन। फिर उसके बाद सेकंड बात करते हैं बी, हमारा बात करता है ग्रांट इन एड के बारे में। फिर बी बात करता है पंचायत के बारे में कि पंचायत के रिसोर्सेज के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है, और ये चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट के ऊपर। अब सेम चीज़ हम लोग म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए भी देखते हैं कि इसका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पे ये चार्ज होगा। अब ये जो प्रोविजंस है हमारे, जो फर्स्ट है वो 73rd अमेंडमेंट से लाया गया था,
जो फर्स्ट प्रोविज़न है वो 73rd से लाया गया था और 74th से लाया गया था। मतलब पंचायत का प्रोविज़न अपने को पता है कि ये इससे रिलेटेड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो 73rd है, और म्यूनसिपैलिटी का रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है उसके लिए हमारा आर्टिकल है अमेंडमेंट है 74th है। तो ये हो गया फाइनेंस कमीशन का बेसिकली जितना ओवरव्यू हो सकता था। अब इसको हम आते हैं सॉल्व करते हैं हम घटना चक्र की बुक से, ठीक है। उसके बाद हम वी विल स्विच टू फिंगर्स का एमसीक्यू, जो भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आए हैं इन द रिसेंट ईयर्स ऑफ जुडिशरी एज वेल एज एपीओ एग्जाम। तो 280 में क्या दिया गया, 280 में दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो एवरी 5 ईयर 5वें साल में, उससे पहले भी किया जा सकता है, इस्टेब्लिश करेंगे क्या चीज़ को, फाइनेंस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसकी ड्यूटीज़ के बारे में दिया गया है कि जो टैक्सेस जो हैं वो नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस को शेयर किया जाएगा बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। और इसमें हम लोग यहाँ पे ये बोल दिया कि हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होगा और बिटवीन रिस्पेक्टिव स्टेट मतलब वर्टिकल डिवोल्यूशन होगा। फिर उसका ग्रांटीनेट के बारे में दिया गया है कि ग्रांट्स दिया जा सकता है किसको, स्टेट को, सेंटर दे सकती है स्टेट को। उसके बाद ये चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द कंट्री में चार्ज होगा, और यहाँ पे हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पे चार्ज क्या होगा, जो भी सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज हैं म्यूनसिपैलिटी के वो सब की चीज़ें किस पे चार्ज होगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पे। मतलब पंचायत का मामला आएगा, जब ग्रांटीनेट का मामला आएगा कि हमको जो सेंटर है वो स्टेट को कुछ ना कुछ ग्रांट दे रही है, तो वो कहाँ से देगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देगी। लेकिन जब मामला होगा किस चीज़ का, पंचायत का, म्यूनसिपैलिटी का, वो जनरली आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के एम्बिट में आते हैं, तो उसके मामले में अगर पैसा निकाल के देना होगा तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से निकाल के देंगे, ठीक है। फिर जो ये हो गया, फिर उसके बाद कोई और मैटर के लिए भी रेफरेंस दे सकता है, मतलब जो प्रेसिडेंट होंगे वो पूछ सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, ठीक है। जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था वो इस्टेब्लिश हुआ था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू 1951 में, और फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो केसी नियोगी थे, 52 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। 14th कमीशन फाइनेंस कमिश्नर हमारे श्री YV रेड्डी थे, और जो 14th फाइनेंस कमीशन थे उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि जो नेट शेयर है उसको इंक्रीज़ कर देना चाहिए 32 से 42 तक, ठीक है। और जो भी रिकमेंडेशंस होंगे फाइनेंस कमीशन के वो इफेक्ट में आएंगे। फिर 15 फाइनेंस कमीशन के हेड हमारे NK सिंह थे। फिर अभी करेंटली जो हमारे फाइनेंस कमीशन के हेड हैं वो, तो अभी करेंटली फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है, तो ये है अरविंद पंगड़िया, और ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 31 दिसंबर 2023 के। तो अभी वे अपकमिंग 26 में, अभी 23 को है तो 5 साल और रहेंगे ये, ठीक है। 2028 में भी इनको टेन्योर ख़त्म होगा। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूट होती है अंडर आर्टिकल 280, उसमें मतलब जो फाइनेंस कमीशन होता है वो स्टैब्लिश होता है अंडर आर्टिकल 280, उसमें चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। चलिए अब सवालों पे आते हैं। तो जनरली इंडिया का फाइनेंस कमीशन है वो अपॉइंट होता है 5 सालों के लिए। तो क्यों होता है, तो डिटरमाइन करने के लिए पहला काम क्या है, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट, नहीं ये आंसर नहीं होगा। टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सेंटर, कोई भी फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन कर ही नहीं रहा है। डिटरमाइन करेगा शेयर्स ऑफ द स्टेट इन ग्रांट्स एंड रेवेन्यू ऑफ द सेंटर, मतलब सेंटर के पैसों में से स्टेट का क्या शेयर बनता है इसके बारे में कमीशन बात करती है। तो आर्टिकल 280 बात करता है इसके बारे में, फॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 5th ईयर, हर 5th ईयर या फिर उससे पहले चाहे प्रेसिडेंट चाहे तो क्या कर सकते हैं, फाइनेंस कमीशन का स्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं। और इसका मेन फंक्शन होगा रिकमेंडेशन सबमिट करना, और जो भी नेट प्रोसीड्स हैं उसको डिवाइड करना बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, और जिस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा अमंग्स द स्टेट, मतलब हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन एंड वर्टिकल डिवोल्यूशन के बारे में यहाँ बात हो रही है। और ये मेंशन था फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जब इस्टेब्लिश हुआ था हमारा 6 अप्रैल 1952, और फर्स्ट हमारे चेयरमैन थे केसी नियोगी। फिर कौन सा जो है अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो 280 जो हमारा है वो बात करता है, 281 बात करता है किसके बारे में,
रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 280 में इस्टेब्लिश किया गया था। यस, रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन एडवाइजरी इन नेचर। क्या रिकमेंडेशन दी गई है वो एडवाइजरी है, तो आंसर इज यस, एडवाइजरी होती है। और थर्ड बोलता है फाइनेंस कमीशन जो फर्स्ट इस्टेब्लिश हुआ था 50 में, तो ये नहीं हुआ था, ये हुआ था 1952 में। ठीक है, तो उसका आंसर होगा 2 और 3, वो सही है हमारे। फिर कौन सा आर्टिकल जो है फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है, 280 बात करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। उसको अगर फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको कौन रिकमेंड करता है, तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेंगे ऑब्वियसली। फिर उसके बाद फाइनेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कौन करेंगे, तो फाइनेंस कमीशन करेंगे, ऑब्वियस है। फिर सेम क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ लेते हैं। द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज टू रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। इंटर स्टेट काउंसिल का काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बनाना और कोऑपरेशन करना अमंग्स द स्टेट। मतलब कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बेसिकली ये वाटर वाला हो रहता है। 262 इसका आर्टिकल है, आई गेस। इंटर स्टेट काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करता है। फिर मेन फंक्शन प्लानिंग कमीशन का क्या है, एलोकेशन करना रिसोर्सेज का बिटवीन सेंटर एंड दी स्टेट। तो अगर मैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करूँगी तो प्लानिंग कमीशन होगा। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बनाना होगा स्टेट्स के, तो इंटर स्टेट काउंसिल होगा। फाइनेंसेस के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो फाइनेंस कमीशन आएगा पिक्चर में। फिर प्लानिंग कमीशन जो है नीति आयोग से उसको रिप्लेस कर दिया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, फिर कौन सा इंस्टीट्यूशन होता है जो बेसिक प्रिंसिपल बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स के बारे में यूनियन और स्टेट के बीच में, तो इसका आंसर है फाइनेंस कमीशन। फिर कितने साल में कॉन्स्टिट्यूट होता है, तो हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन है हमारा। जो प्रेसिडेंट है वो डिटरमाइन करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर। देखा मैंने अंडरलाइन करवाया था ना कि प्रेसिडेंट करते हैं कि नहीं करते, तो इसका आंसर होगा नहीं, प्रेसिडेंट नहीं करते। कौन करता है, पार्लियामेंट करती है। फिर चेयरमैन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो आंसर है तो यस। तो हमारा ए फॉल्स है और आर ट्रू है, तो डी होगा इसका आंसर। तो फाइनेंस कमीशन 280 के 1 में दिया गया है। फाइनेंस कमीशन में कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे, वो 1+4 का रेशियो है। और एज पर द फाइनेंस कमीशन मिसलिनियस, अच्छा यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है, मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1950। द चेयरमैन ऑफ द कमीशन सेटेड बाय अमंग्स द पीपल हु हैज़ एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर। मतलब पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करेगी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो क्वालिफिकेशन बाय लॉ डिसाइड कर चुकी है। उसमें उन्होंने एक्ट बना दिया है 1951 का। उसमें बोलते हैं कि जो कमीशन के लिए जो अपॉइंट होंगे वो कौन से व्यक्ति होंगे, पब्लिक एक्सपीरियंस के व्यक्ति होंगे, जिसमें और जो 4 मेंबर होंगे वो इसमें से एक हो सकते हैं। मतलब और का ऑप्शन दिया गया, और यस। सो जो हमारा चेयरमैन होता है उसका क्वालिफिकेशन क्या है कि पब्लिक एक्सपीरियंस हो, उनको पब्लिक एक्सपीरियंस हो पब्लिक अफेयर का। और बाकी मेंबर्स के क्वालिफिकेशंस ये होंगे कि वो क्वालिफाई करे टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, या फिर कोई भी पर्सन हो वो स्पेशलाइज नॉलेज रखता हो फाइनेंस या अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट को लेकर के, उसका एक्सपीरियंस हो, या फिर एक्सपीरियंस हो किसी भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में, या फिर कोई भी पर्सन के पास स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की। इट इज नॉट नेसेसरी एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द कमीशन मस्ट बी जज। ज़रूरी नहीं है, लेकिन जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, नेसेसरी नहीं है। फिर इसके बाद जो चेयरमैन होता है कमीशन का वो रिअपॉइंट किया जा सकता है। और फर्स्ट हमारे जो चेयरमैन थे फाइनेंस कमीशन के वो केसी नियोगी थे, 6 अप्रैल 1952। डेट याद रखिएगा, इस टाइम पे फर्स्ट कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। वो अमंग से फॉलोइंग डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन विच शैल बी रिक्वेस्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो कौन इसको डिटरमाइन करता है, कौन बताता है कि फाइनेंस कमीशन का क्या वो रहेगा, तो ये हमारे पार्लियामेंट बाय एक्ट करती है। देखिए पिछले साल का एक क्वेश्चन है, 71 BPSC 2025 का ही क्वेश्चन है। तो ऐसे सवाल पूछ लेता है, सिविल सर्विसेज से पूछ लेता है, तो हमारा भी तो एग्जाम PSC कंडक्ट करा रही है, तो पॉलिटी में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। भी 280 के 2 बात करता है इसके बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, कि जो भी मेंबर्स होंगे वो क्वालिफिकेशन कैसे होगी डिटरमाइन, तो पार्लियामेंट बाय लॉ करेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो टोटल मेंबर्स कमीशन में, फाइनेंस कमीशन में 5 होते हैं, सही। एटलीस्ट 1 मेंबर जो है वो मस्ट बी जज ऑफ द हाई कोर्ट,
तो यहाँ पे था नॉट नेसेसरी मेंशन किया था, अभी हमने पढ़ा था थ्योरी। फिर जो चेयरमैन होता है कमीशन का कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड, तो ऐसा नहीं, रीअपॉइंटमेंट हो सकते। तो फर्स्ट कमीशन जो है वो सनाथन थे, संथानम थे, तो आंसर है नहीं, केसी नियोगी थे। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? ओनली 1, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 5 मेंबर तो होते हैं और हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे चेयरमैन को रीअपॉइंट किया जा सकता है, और फर्स्ट हमारे होते केसी नियोगी। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बताइए यूनियन फाइनेंस कमीशन के बारे में क्या चीज़ें सही है। फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन है, यहाँ पे 6 मेंबर है, गलत हो गया, 6 नहीं होता है। फिर ये सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट नीति आयोग की, इसके बारे में तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। ये सबमिट अपनी रिपोर्ट कहाँ करेंगे? रिकमेंडेशन देंगे, तो इस चीज़ को जमा कहाँ करना पड़ेगा? तो ये करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। तो ये तो मेरे हिसाब से दोनों गलत है, तो इसका आंसर होगा नीदर 1 नॉर 2, तो सी होगा इसका आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद 280 में दिया गया है कि फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट हो सकता है, कब होगा? एवरी 4 ईयर्स होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन को एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, इसमें कितने लोग होंगे? चेयरमैन होंगे प्लस 4 मेंबर्स होंगे। इसको अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और इसके बाद ड्यूटी होगी किसकी? कमीशन की रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट को अपनी रिकमेंडेशन करेगी, और ये रिकमेंडेशन को पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट प्रेजेंट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, टू अलाउ विदड्रॉल फ्रॉम द मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, ये अलाउ करता है पैसे निकालने के लिए, ऐसा तो परमिशन देने का कोई प्रोविज़न नहीं था। एलोकेशन ऑफ द शेयर्स और द प्रोसीड ऑफ द टैक्स अमंग्स दी, हाँ, तो ये हमारा वर्टिकल डिवॉल्यूशन के बारे में बात करता है। फिर आगे सारे पॉइंट्स देख लेते हैं, पूरा सवाल देख लेती हूँ। फर्स्ट वाला था कि विड्रॉ करता है मनी, इसके बारे में दिया है क्या? तो ऐसा कुछ विड्रॉल का तो हमने नहीं पढ़ा है अभी तक। फिर इसके बाद हम लोग बिटवीन द स्टेट्स का करेंगे, मतलब बिटवीन द स्टेट्स एलोकेशन ऑफ टैक्सेस करेंगे, प्रोसीड्स करेंगे, तो होगा, हाँ ये सही है, वर्टिकल डिवॉल्यूशन के बारे में बात करता है। फिर एप्लीकेशन को कंसिडर कर सकता है ग्रांट इन एड के क्या? तो इसका आंसर होगा एप्लीकेशन, ग्रांट इन एड का नहीं, रिकमेंडेशन तो देते हैं ये, तो इसको सोचेंगे हम। फिर टू सुपरवाइज एंड रिपोर्ट ऑन वेदर द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर लेविंग टैक्स इन अकॉर्डिंग टू द बजटरी प्रोविजन, तो इसके बारे में भी नहीं पढ़ा है मैंने, तो पहला गलत हो गया, तो ये गलत हो गए, ठीक है। फिर दूसरा तीसरा सही लग रहा है अपने को, तीसरा चौथा, तो आंसर देख लेते हैं, दूसरा तीसरा सही है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हमने पढ़ा है वो चीज़ सही होगी। हमने पढ़ा क्या? एलोकेशन ऑफ टैक्सेस होते हैं, ठीक है, उसके बाद ग्रांट नीड के बारे में पढ़ा था, टू स्टेट्स। अभी कंसिडर एप्लीकेशन है कि नहीं, ये मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था, एप्लीकेशन के बारे में नहीं, लेकिन प्रिंसिपल्स के बारे में बोला गया है कि किस तरह से किया जाएगा एलोकेशन, इसके बारे में बात किया गया है ग्रांट नीड के, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो रिकमेंडेशन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है, या फिर बिटवीन स्टेट्स भी करा जा सकता है, अमंग स्टेट भी किया जा सकता है। यहाँ पे बात हो रहा है हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन की, वहाँ पे बात हो रहा है वर्टिकल डिवॉल्यूशन की, ठीक है, ऊपर वाले में। और यहाँ पे बात हो रहा है ग्रांट इन एड की, तो ये भी सही है। और यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया लोकल बॉडी फंड ऑफ द स्टेट से नेसेसरी मेजर्स लेकर इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो भी इसका कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट के लिए जो है लोकल बॉडीज़ में हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ होंगे, M&P पंचायत होंगे, और यहाँ पे चार्ज होगा स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगा, और ये चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट के ऊपर चार्ज होगा। फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पार्लियामेंट है वो विड्रॉ करती, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विड्रॉ करेगी, अलाउ करेगी विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इट इज़ द टास्क ऑफ द फाइनेंस कमीशन टू ओवरसी वेदर द यूनियन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट आर कलेक्टिंग टैक्सेस अकॉर्डिंग टू द बजट और नॉट, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का, ओके, फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो हमारा यूनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सही से टैक्स कलेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फाइनेंस कमीशन का काम नहीं है ये। और जो विड्रॉल का काम जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये पार्लियामेंट का काम है, ठीक है। इसलिए मेरे को घटना चक्र की बुक अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन में सारे ऑप्शंस के बारे में कुछ कुछ लिखा रहता है, तो अपने को एक होलिस्टिक आइडिया आ जाता है अबाउट एवरीथिंग, क्लैरिटी आ जाती है हमको। फाइनेंस कमीशन का मेन फंक्शन क्या है? टू डिटरमाइन द पार्ट्स ऑफ द स्टेट इन डिटरमाइन द पार्ट ऑफ द स्टेट इन द सेंट्रल टैक्स एंड डिटरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रांटिंग एड टू द सेंटर इन द स्टेट, ठीक है।
और बाकी दोनों गलत लग रहे हैं, तो ये सही लग रहे हैं, ए। फिर आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस कमीशन का प्राइमरी कंसर्न है रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। किस बारे में देगा? गारंटी नेट के बारे में देगा, टू द स्टेट्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेंट प्रोसीड्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट, तो इसका आंसर होगा डी, बोथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइनेंस कमीशन जो है वो उसके लिए क्या चीज़ सही है? तो इन एनकरेज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऐसा कुछ फाइनेंस कमीशन नहीं करता है। इट फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल अवेंग्स द पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग के बारे में कुछ नहीं है, ये है हमेशा यूनियन और स्टेट के बारे में बात करता है। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो नो, नन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी सी गिवन इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो डी होगा इसका आंसर, ठीक है। ये हमने पढ़ चुके हैं, सब कुछ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर फेडरल फाइनेंस कमीशन जो है वो रिलेट करता है किसके बारे में? तो फेडरल फाइनेंस कमीशन जो है बिटवीन द स्टेट सेंटर एंड द स्टेट्स एंड द सेंटर के बारे में है कि बिटवीन सेंटर एंड द लोकल बॉडी? तो मेरे हिसाब से सेंट्रल लोकल बॉडी के बारे में तो अपने नहीं पूछा, स्टेट और लोकल बॉडी के बारे में हमने पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। यस, बी है आंसर। फेडरल फाइनेंस कमीशन जो है वो रिलेट करता है फाइनेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। फिर आगे आते हैं कि रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस कौन करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस करना होगा तो इसके पास जाएंगे, हम फाइनेंस कमीशन के पास जाएंगे, ठीक है। चेयरमैन ये अपने को इम्पोर्टेंट नहीं है, 12th 14th आ गए क्योंकि हमारे अभी। फिर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द हाउ मेनी फाइनेंस कमीशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, तो अपने को तो नहीं पता फिलहाल, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं इंटरनेट पे। तो फिलहाल 16 फाइनेंस कमीशंस आज तक कॉन्स्टिट्यूट हुए थे। जो रिसेंट हमारा था वो 16 फाइनेंस कमीशन था, वो बात करता है 16 फाइनेंस कमीशन था, वो हमारा दिसंबर 2023 में इस्टेब्लिश हुआ था अरविंद पनगड़िया के, उसमें इनका टेन्योर जो होगा वो 2031 तक रहेगा। मूविंग ऑन, ये सवाल देखिए, यहाँ पे फाइनेंस कमीशन एक चेयरमैन होगा, कितने लोग होंगे? तो 4 लोग होंगे, मतलब 5 लोग आते हैं। अदर पर्सन एज मे बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम, डी भी हो सकता है, वैसे तो सी है लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली दिखा गया है ना, इसलिए 1.4, तो इसमें ये वाला चीज़ अप्लाई नहीं करेगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम वाला। फिर कौन जो है शेल कॉज एवरी रिकमेंडेशन फॉर द पार्लियामेंट, मतलब लेट डाउन करने का पार्लियामेंट में किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देंगे पार्लियामेंट को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखिए, प्रेसिडेंट जो है वो रिकमेंडेशन देंगे, फाइनेंस कमीशन देंगे रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट देंगे पार्लियामेंट को। फिर चलिए आगे आइए, स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, येस। और यूनियन फाइनेंस कमीशन कैन नॉट रिकमेंड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू पंचायत, तो ये गलत हो जाएगा, सही भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। इसका आंसर है हाँ सी, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, क्योंकि इसके लिए फाइनेंस जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है वो कर सकते हैं, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243I द गवर्नर ऑफ द स्टेट एज सुन एज विद इन दी, हाँ ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द 5th ईयर कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। अच्छा, 243 के 1 में फाइनेंस कमीशन के बारे में जब हमने पंचायत पढ़ा था तो हमने आई रे आई खुशी आई ऐसे करके हमने याद किया था। 243 का 1 वही इसके बारे में बात करता है, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर रहे थे हम, ठीक है, जो कि पंचायत के लिए इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड रिकमेंडेशन टू द गवर्नर। तो यहाँ पे गवर्नर का रोल होगा, पंचायत का रोल होगा, और इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है हमारी फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। और यहाँ पे 283 के 3 के बी में 283 बी में दिया गया है पंचायत के बारे में, और 283 का सी में दिया गया म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। और यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है, इसलिए स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में क्या सही है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बस ख़त्म। और 23 की आई में दिया गया है। फिर
अब हम लोग आ गए सिंगल्स के ऊपर, ठीक है। अब सिंगल्स में ना डायरेक्टली 270 नहीं दिया गया है, 280 कहाँ दिया गया, इसके बीच में, मतलब हमारा जो पार्ट 12 है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स के ऊपर, इसके अंदर में फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन दिया गया है। तो आई विल ट्राई टू फाइंड क्वेश्चंस एंड आपको सॉल्व करने के लिए दूंगी, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्वेश्चन करना भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वी विल कंप्लीट द फाइनेंस कमीशन, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में ही 4 सवाल दिए गए हैं। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन देता है किसको, प्रेसिडेंट को। किस बारे में देगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, इसके बारे में देगा क्या, तो यस। फिर ग्रांटेड एड के बारे में देगा जो कि चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, यस। और मेजर्स नीडेड टू ऑग्यूमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट और फॉर द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल आर करेक्ट। फिर 280 किसके लिए, किससे डील करता है, तो हमारा फाइनेंस कमीशन से डील करता है। फिर फाइनेंस कमीशन कितने टाइम में एस्टैब्लिशमेंट करना होना चाहिए, तो एवरी 5 ईयर्स या और अर्लियर हो सकता है, वट एवर प्रेसिडेंट थिंक्स, ठीक है। उसके बाद फिर जो फाइनेंस कमीशन जो है प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो उसका प्राइमरी फंक्शन यही है कि ये रिकमेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। और बाकी सब तो अलग अलग है। हाँ, एक जीएसटी काउंसिल भी होता है, जीएसटी काउंसिल को भी अपने को पढ़ना है, तो जीएसटी भी मैं पढ़ा देती हूँ अभी। इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो पार्ट है हमारा फाइनेंसेस का, प्रॉपर्टी का, कॉन्ट्रैक्ट का, इसका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 तो हम लोग 50% कर लिए फाइनेंस कमीशन कंप्लीट करके, और पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो समझिए, अगर मैं चार्ट में जाऊँ तो आज का एजेंडा मैं फिर से लिख देती हूँ। तो डे 9 का एजेंडा में हम आते हैं। तो पहला हमारा फाइनेंस कमीशन हो चुका है, जीएसटी काउंसिल हम करेंगे, और यूपीएससी और स्टेट पीएससी हमारा बचेगा। तो चलिए आते हैं जीएसटी काउंसिल को कंप्लीट करते हैं। ये पार्ट 12 करना रह गया था, हल्का हल्का मैं ऊपर से बता देती हूँ आपको। जो पार्ट 12 बात करता है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स की, ठीक है। फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स की, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा फाइनेंस है। फाइनेंस में हमारा रेंज क्या है, तो इसका यही रेंज है हमारा 264 to 300A, ठीक है। 300A किसके बारे में बात है, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, ठीक है। फिर हमारा फर्स्ट सेक्शन है, ये चैप्टर हमारा 1 है फाइनेंस कमीशन, उसकी रेंज है फ्रॉम आर्टिकल 264 to 291, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा, ये है 265, ये इसका सेक्शन नंबर, आर्टिकल नंबर अपने को याद रखना है कि कोई भी टैक्स है, नो टैक्स, इसका लैंग्वेज देखिए, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ कोई भी टैक्स को कलेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर 266 बात करता है कंसोलिडेटेड फंड की और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ द इंडिया एंड द स्टेट के बारे में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है कंटीजेंसी फंड, कहाँ दी गई है, 267 में दी गई, तो अपन याद रख सकते हैं। 265 में टैक्स के बारे में बात किया, 266 में कंसोलिडेटेड फंड के बारे में बात किया, 267 में कंटीजेंसी फंड के बारे में बात किया गया। ये सेक्शंस वाइज इंपॉर्टेंट है। फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, 268 से हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द स्टेट, यानी हाउ रेवेन्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। इसमें हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि है 269A, जो कि ऐड किया गया था बाय 269A, ये हमारा 101 अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, जिससे जीएसटी ऐड हुआ था, ठीक है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारा 279 नेट प्रोसीड्स के बारे में बात करता है। ये भी सेक्शन नंबर इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर इसको याद कर लीजिएगा। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा देना, 279A के बारे में, ठीक है। 279A के बारे में जीएसटी के बारे में बात करता है। जब मैं जीएसटी के बारे में सोचती हूँ तो मेरे पास कौन कौन से आर्टिकल ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं जीएसटी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे इतनी सारी चीज़ें याद रखनी होंगी। सबसे पहले जीएसटी जो है हमारा
जीएसटी एक्ट हमारा कौन सा है जिससे जीएसटी को लागू किया गया था, तो वो है हमारा 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। और ये लागू कब हुआ था, एनफोर्स हुआ था 12 सितंबर 2016 को, ठीक है। और ये जो है वो उस वन नेशन वन टैक्स के फर्दरेंस में बनाया गया था, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर यहाँ पे तीन से आर्टिकल्स हमको याद होने चाहिए, 246 का ए, 269 का ए एंड 279 का ए। 246 का ए बात करता है कि यूनियन और स्टेट के बीच में दोनों के पास पावर है, कॉन्करेंट लिस्ट की पावर है जीएसटी में लॉज बनाने की, जीएसटी लॉज बनाने की दोनों यूनियन और स्टेट दोनों को पावर है। फिर 269 का ए बात करता है लेवी ऑफ टैक्सेस ऑफ जीएसटी, लेवी या कलेक्शन ऑफ जीएसटी जो है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स में, मतलब इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स होगा तो कैसे जीएसटी को लेवी किया जाएगा और कलेक्ट किया जाएगा, इसके बारे में 269 का ए बात करता है। और 279 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि बात करता है जीएसटी काउंसिल के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने को याद रखनी पड़ेगी अगर जीएसटी के बारे में मेरे को ध्यान आता है। तो ये 3 आर्टिकल्स आने चाहिए। कौन कौन से 3 आर्टिकल्स है बताइए। पहला है हमारा 264 का ए, 246 का ए, 246 का ए, फिर दूसरा है 269 का ए और तीसरा है 279 का ए। ये जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करता है। ये कलेक्शन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड के बारे में बात करता है और ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, इसके बारे में बात करता है। आगे बढ़ते हैं, तो अभी हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की रिलेटिंग टू दी जीएसटी और इसके आसपास के जो प्रोविजंस दिए गए उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है, तो इसमें ये हमारा यूजीसी नेट का है, तो इतना अपना रिलेवेंसी होल्ड नहीं करता। फिर हमारा फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट कौन से पार्ट में होता है, तो कौन से पार्ट में आएगा ये, तो 12 पार्ट में। 13 में क्या दिया गया है, 30 ये है हमारा 12, ये है हमारा 13, फिर है हमारा 17 और 19। तो 12 पार्ट में क्या दिया गया है बताइए। 12 बात करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट। 13 बात करता है ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, TCI। 17 बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज वाला चैप्टर है। अब लैंग्वेज आ ही गया, तो लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में दिया गया, तो शेड्यूल 8 में दिया गया। कितने लैंग्वेजेस हैं, तो 22 लैंग्वेजेस हैं। स्टार्टिंग में कितने लैंग्वेजेस थे, तो ओरिजिनली 14 थे, अभी 22 हैं। और लैंग्वेज शेड्यूल में दिया गया है और उसका पार्ट कौन सा है, पार्ट 17। अब ये 19 कौन सा है, तो ये मिसलिनियस वाले प्रोविज़न हो जाते हैं, ठीक है। चलिए पार्ट्स भी रिवाइज हो गए हमारे। अब चैप्टर 1 जो है वो फाइनेंस के बारे में बात करता है। ये बात करता है किसके बारे में, आर्टिकल 264 से लेकर के 291, ठीक है। जीएसटी काउंसिल मुझे दिखेगा तो मैं कौन सा आर्टिकल लगाऊंगी, 279A। और 269A में क्या दिखता था हमारा, इंटर स्टेट क्या, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड प्लस कॉमर्स, ठीक है। उसके बाद बात करता है कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है, फॉर द एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड द इनकम ऑफ द स्टेट फ्रॉम द यूनियन टैक्स। कौन से प्रॉपर्टी को एग्जेम्पशन दिया गया है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है, जो भी इनकम से स्टेट की, वो यूनियन टैक्स के एम्बिट में नहीं आते हैं। इसके लिए हमको प्रोविज़न को देखना पड़ेगा, तो अपन बेयर एक्ट पे आते हैं। तो 289 का सेक्शन है हमारा, जो कि बात करता है किसके बारे में, कि कोई भी जो प्रॉपर्टी, 289 बात करता है कोई भी प्रॉपर्टी इनकम है स्टेट की, वो उसको एग्जेम्प्ट की गई है यूनियन के टैक्सेशन से। और सिमिलर प्रोविज़न यहाँ पे भी दिया गया 85 में, एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे स्टेट टैक्सेशन नहीं लगेगा, उसका एग्जेम्पशन है। सिमिलर प्रोविज़न हमारा 285 में दिया गया और 289 में है, तो हम लोग को इसको याद कर लेना है। तो 289 यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और 285 क्या बात करता है, उल्टा बात करता है कि अगर यूनियन की प्रॉपर्टी है और स्टेट का टैक्सेशन है तो उसमें एग्जेम्पशन की बात करता है। फिर
कंटीजेंसी फंड कहाँ पे दी गई है, तो 267 में दी गई है। और उसके अगल बगल के प्रोविजन मैंने क्या बताए थे, 267 में दिया गया है कंटीजेंसी फंड, 266 में दिया गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और 265 में दिया गया है टैक्स जो इम्पोज होगा बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ होगा। तो यहाँ पे हमारा 266 है, 266 में क्या दिया गया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, 267 में क्या दिया, कंटीजेंट हो गया, और 268 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इम्पॉर्टेंट, और 69 भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन वाइज इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये सब वंस इन अ ब्लू मून आते हैं। फिर 279 जो है जीएसटी काउंसिल के बारे में, कंपोजिशन के बारे में बात करता है। तो ये अपने से छूट गया है, तो इसको अपन कवर करते हैं। जीएसटी काउंसिल जो है इसके बारे में कहाँ दिया गया है, तो जीएसटी काउंसिल के बारे में दिया गया 269 के 279 के ए में दिया गया है जीएसटी काउंसिल के बारे में। आइए जीएसटी काउंसिल को एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा कौन से अमेंडमेंट्स आया गया, 101 अमेंडमेंट से लाया गया था जीएसटी काउंसिल के बारे में, ठीक है। और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसमें मेंबर होंगे अपने यूनियन फाइनेंस कमिश्नर मिनिस्टर होगा जो कि चेयरमैन होगा, यूनियन स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस होगा मेंबर, ठीक है। और मेंबर्स होंगे कितने, मिनिस्ट्री ऑफ चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन एंड अदर मिनिस्ट्री नोमिनेटेड बाय द ईच स्टेट, ये भी मेंबर होंगे। तो कितने मेंबर हुए, 3 मेंबर्स अपने को दिख रहे हैं, एक चेयरमैन साहब होंगे हमारे और 2 मेंबर्स होंगे हमारे। तो ये जो सवाल है हमारा इसमें वही है, अगर हम लोग बेयर एक्ट में आएंगे तो बेयर एक्ट में किस किस चीज़ों के बारे में बात किया गया है, चेयरमैन होंगे, ये एक तरह से यूनिक ब्लेंड टाइप का दिख रहा है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर है, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर है जो कि रेवेन्यू और चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो भी मिनिस्टर्स होंगे जो कि फाइनेंस और टैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो भी नॉमिनेटेड बाय द ईच स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, तो उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। बाकी और प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे कि जो मेंबर होगा वो चूज़ किया जाएगा, उसमें से एक व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट चूज़ किया जाएगा, ठीक है। और जो काउंसिल होगी रिकमेंडेशंस देगी किस किस बारे में, तो ये सब लिस्ट दी गई है, उसके बारे में रिकमेंडेशन देगी। जैसे सवाल अगर आता है इससे रिलेटेड तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी इसको। फिर आते हैं सवाल के ऊपर, 279 का ये बात करते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। तो जीएसटी काउंसिल किस लिए रहता है, कॉन्स्टिट्यूट किस मतलब कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। ये काम प्रेसिडेंट का होता है। फिर इसके बाद ये जो लाइन है हमारी, नो टैक्स शैल बी लेवीड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ, ये चीज़ कहाँ दी गई है, तो ये चीज़ दी गई है 265 में। 300 में क्या दिया गया है, सूट्स के बारे में, सूट्स होंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट और बाय द गवर्नमेंट, उसके बारे में दिया गया। 2K1 के जी में दिया गया है, 2K1 के जी में राइट टू प्रोफेशन दिया गया है। और 85 अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, 289 में दिया गया है, क्या चीज़ के बारे में, 289 में दिया गया है जब प्रॉपर्टी किसकी हो, स्टेट गवर्नमेंट की है और यूनियन टैक्स लगा रही है तो उसमें एग्जेम्पशन हो सकता है। और 285 में उल्टा था, क्या था कि अगर प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, माने यूनियन की हो और स्टेट टैक्स लगाए तो उस पर एग्जेम्पशन हो सकता है। तो ये 285 भी हमने कवर कर लिया। अब यही सेम सवाल है कि कौन सा अथॉरिटी बताता है, कौन सा सेक्शन बताता है कि नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, लॉ के बिना टैक्स नहीं किया जा सकता, इसके बारे में कहाँ बात हुई है, तो वो 226 में तो रिट पिटीशन के बारे में बात करते हैं, ये भी रिट के बारे में बात करता है। फिर 245 में कुछ और दिया है और 265 में हमारा ये प्रोविज़न दिया गया है जो कि बात करता है कि कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। 245 डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करता है बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट या पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। फिर हमारा जीएसटी काउंसिल के बारे में कहाँ दिया गया है, तो 279 में दिया गया। 269 में क्या दिया गया है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 290 के ए में क्या दिया गया है, तो इसको एक बार देख लेते हैं चार्ट के थ्रू। सो इसका आंसर होगा एनुअल पेमेंट ऑफ सर्टेन देवसोन फंड, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, तो इसका मीनिंग होता है प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, गॉड की प्रॉपर्टी। तो बेसिकली क्या करते हैं, जो भी ये अप्लाई करता है बेसिकली
केरला और तमिलनाडु के ऊपर अप्लाई करता है। यहाँ पे जितने भी फंड्स होते हैं, मतलब एक तरह से जो भी टेम्पल्स है यहाँ पे उसमें जो एनुअल पेमेंट किया जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी, ताकि जो स्पेसिफिक हिंदू टेम्पल्स हैं और श्राइन्स हैं उसका मेंटेनेंस हो सके। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा सवाल पूछा गया था DU LLM एग्ज़ाम के उस पर, ठीक है। बाकी जुडिशरी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, APO में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछते, ये अनकन्वेंशनल एरियाज से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिर रेसिडरी टैक्स ऑफ दी पावर हैज़ बिन गिवन टू, रेसिडरी टैक्स का पावर किसको दिया गया है? तो रेसिडरी पावर दिया गया है पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट को दिया गया है, ठीक है। फिर 279 क्या बात करता है? 279 बात करता है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स के बारे में। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं, फाइनेंस नहीं होगा, ठीक है। फिर ग्रांट ऑन दी यूनियन और द स्टेट टू सर्टेन स्टेट, ये नहीं होगा, ठीक है। अपन याद कर लेंगे नेट प्रोसीड के बारे में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। जो भी डिसीजंस लिया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के द्वारा, वो रिक्वायर करेगा इट टू बी टेकन एट अ मीटिंग, ठीक है। और मीटिंग में क्या चीज़ वेटेज दिया गया है? तो इसका आंसर होगा 299 का बी, मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 जो वेटेज होगा, वेटेड नोट ऑन द प्रेजेंट मेंबर प्रेजेंट, 3/3 मेंबर्स का अगर मेजॉरिटी रहेगा तब वो डिसीजन जो होगा GST काउंसिल का लिया जा सकता है किसी भी मीटिंग में। फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? फाइनेंस कमीशन, अच्छा फाइनेंस कमीशन आ गया अपना। तो फाइनेंस कमीशन आपने पढ़ा है, तो फाइनेंस कमीशन में कितने लोग होते हैं? एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा टेक्निकली। एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं। 265 में क्या दिया गया? 265 में दिया गया है कोई भी जो हमारा टैक्स है वो विदाउट लॉ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो इम्पोज नहीं कर सकता टैक्स को विदाउट एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू टैक्स इम्पोज नहीं किया जा सकता है, खाली उसके लिए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी माने पार्लियामेंट्री लॉ लगता है। इसका आंसर होगा डी। फिर GST के प्रोविजन कहाँ ऐड किए गए थे? तो 101 में ऐड किए गए थे, तो 101 विल बी द करेक्ट आंसर, 2016 में आया था। फिर जो फाइनेंसेस है बिटवीन फाइनेंस कमीशन के ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यस। ग्रांट डोनेट करना है, यस। ऑग्यूमेंट करना है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो ये नो है, कंटीजेंसी है ही नहीं और इंडिया का तो नहीं है। फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से सप्लीमेंट करना है रिसोर्सेज ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, ये यस है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा वो है सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर कौन सा सेटअप किया गया था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो प्लानिंग कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर ये सवाल को करने की कोशिश करते हैं। बाकी ये सवाल जो है हमारा 2235 जो है वो DLA UPSC DLA का कोई एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था, लेकिन फिर भी वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। तो इसके में कहा गया था इन केस ऑफ बिहार इम्यूनिटी कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इन केस ऑफ क्योर प्रॉब्लम मल्टीपल टैक्सेस, जो मल्टीपल टैक्सेस का प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए प्रिजर्व द फ्री फ्लो ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड को फ्री फ्लो करवाना पड़ेगा यूनियन ऑफ द इंडिया विदाउट एनी प्रोविंशियल बैरियर। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला था। अब इसमें क्या चीज़ किया गया? तो यहाँ पे एक तरह से मिसचीफ रूल को लगाया गया है मेरे हिसाब से 35 का सी, ठीक है। मिसचीफ रूल को लगाया गया ताकि दोनों चीज़ें बैलेंस होके रहें। अच्छा, कोरम क्या है हमारा? टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो प्रेजेंट होना चाहिए कोरम ऑफ द मीटिंग के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, हाफ होने चाहिए कोरम को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो आते हैं एक बार बेयर एक्ट में 279 का ए को देखते हैं। तो 279 का ए जो है वो बात करता है GST काउंसिल के बारे में। तो यहाँ पे बोला गया कि हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द GST रिक्वायर्ड होगा, 1/2 रिक्वायर्ड होगा कोरम के लिए, ठीक है। और GST काउंसिल जो है डिटरमाइन करेगी, अपना प्रोसीजर को खुद डिटरमाइन कर सकती है। जो ये डिसीजंस लिए जाएंगे GST काउंसिल के द्वारा वो 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग के 3/4 के से ही होगा, ठीक है।
और जो वोट है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो वेट रखेगा 1/3 और जो वेटेज है वो होगा 2/3। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 है, स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 है। ठीक है, और कोई भी प्रोसीडिंग जीएसटी काउंसिल की इनवैलिड नहीं हो जाएगी जस्ट बिकॉज वहाँ पे कोई वैकेंसी या डिफेक्ट है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब उनके इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द काउंसिल में, या तो कोई भी डिफेक्ट है उनके अपॉइंटमेंट में, उनका जो भी काम है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, या फिर कोई भी इरेगुलरिटी हो गई उनकी मीटिंग में जो कि मेरिट ऑफ द केस को इफ़ेक्ट नहीं करती, तो वो चीज़ें इनवैलिड नहीं हो जाएगी खाली इनके ग्राउंड्स पे। और जीएसटी काउंसिल जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा टू एजुकेट मैटर किसके किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट और वन द साइड, मतलब यूनियन वर्सेस स्टेट, फिर स्टेट या तो फिर यूनियन प्लस स्टेट वर्सेस स्टेट, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट। इस सब मामले में जो हमारा जीएसटी काउंसिल है वो काम कर सकता है। आगे आते हैं तो यहाँ पे हाफ होगा कोरम, और डिसीजन मेकिंग के लिए कितने होंगे 3/4, और सेंटर में कितने होंगे और स्टेट में कितने होंगे, तो सेंटर में होंगे हमारे 1/3, सॉरी सेंटर में होंगे हमारे, सेंटर में होंगे हाँ यस 1/3 होंगे, और स्टेट में होंगे 2/3, तो उसको दोनों को मिला के हो जाएगा 3/4। फिर उसके बाद जीएसटी काउंसिल कहाँ पे दिया गया है, तो 101 में दिया गया है। फिर आगे आइए, अब इसको मैच करना है अपने को। तो हमारा जीएसटी काउंसिल दिया गया है कौन सा करेक्टली पेयर मैच्ड है, तो ऑब्वियसली ये मैच अपना सही है, ए है हमारा जीएसटी काउंसिल हमारा 279 की ए में दिया गया है। फिर हमारा जीएसटी टैक्स कहाँ, जीएसटी के बारे में 101 में आया था। फिर जो गुड्स और टैक्स कौन सा गलत है, गुड्स और टैक्स है, गुड्स एंड टैक्स इन रिस्पेक्ट टू द इंटर स्टेट ट्रेड इज़ लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गुड्स और सर्विसेज टैक्स है वो इंटर स्टेट वाले में सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है क्या, फिर इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है क्या, या तो इंटर स्टेट ट्रेड में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिवाइड करेगी या कलेक्ट करेगी क्या, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड से करती है। तो इसके लिए हमको आना पड़ेगा 269 में, 269 के ए में आना पड़ेगा, तब हम लोग को समझ आएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का है, जो इंटर स्टेट ट्रेड का, वो कलेक्ट लेवी दोनों किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और शैल बी ए अपॉर्चुनेट बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट इन द मैनर पार्लियामेंट बाय लॉ रेकमेंड ऑन द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जैसा बोले और पार्लियामेंट बाय लॉ जैसा बनाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लेवी भी करती है और कलेक्ट भी करती है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। ठीक है, तो क्या गलत होगा इसमें, गलत हम लोग को खोजना है। तो जो है वो जो गुड्स सर्विसेज टैक्स जो इंटर स्टेट का वो डिवाइड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स के बीच में, तो ये भी होता होगा। अच्छा, जो है वो फॉर्म करता है पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये गलत है। ठीक है, अगर इसके हम लोग नेक्स्ट प्रोविजन में होंगे तो ये दोनों सही है। आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि जो 269A वो बात करता है लेवी करना, लेवी करना मीन्स लगाना, और कलेक्ट करना मीन्स इकट्ठा करना। तो यहाँ पे चीज़ें कौन कौन सी सही है मैं आपको बताती हूँ। जीएसटी काउंसिल जो है, जीएसटी जो है इन रिस्पेक्ट टू इंटर स्टेट ट्रेड, ये लेवी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज़ करेक्ट। कलेक्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज़ करेक्ट। और ये जो है, जो हमारा इंटर स्टेट ट्रेड है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट बनते हैं, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। ये गलत है, ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन के बारे में दिया हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं तो क्या बात करते हैं, ये लेवी कलेक्शन ऑफ द टैक्स। ठीक है, जीएसटी के बारे में बात करते हैं, जीएसटी को लगाने का और कलेक्ट करने का काम किसका है, इन केस ऑफ द इंटर स्टेट ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लेवी भी करते हैं कलेक्ट भी करते हैं, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे जो भी अमाउंट होता है वो फॉर्म नहीं करता।
ठीक है, फॉर्म नहीं करता कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो इसीलिए ये वाला पोर्शन गलत हो जाएगा और डिवीजन के बारे में दिया है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज खुद हो गई हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। तो समझ गए हैं ना, ये भी सही है, ये भी सही है, बस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनता, और मैं थोड़ा सा भूल गई थी और मुझे लगा कि पार्ट बनता है, तो इसलिए रॉन्ग नॉट करेक्ट के लिए आंसर होगा दिस वन। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि रिलीजियस स्ट्रक्चर को इरेक्ट किया जाएगा, तो जो कैबिनेट है वो अलग अलग तरीके है वो एक्सप्लोर कर रही है टैक्स को जल्दी वसूलने की। तो क्या कर सकती है, क्या गवर्नमेंट इनैक्ट कर सकती है एक लॉ, क्या ऑर्डिनेंस पास कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर ला सकती है, तो इसमें से कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। आगे आते हैं, फाइनेंस कमीशन वाला आपने कंप्लीट कर लिया था। 286 के बारे में बात करता है, 286 को देखते हैं क्या होता है। 286 बात करता है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन द सेल एंड द परचेज ऑफ गुड्स। नो लॉ ऑफ द स्टेट शैल इम्पोज अथॉरिटी टू इम्पोज टैक्स ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट्स, ये सब के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे क्या सवाल है हमारा, नो स्टेट शैल shall impose or authorize the imposition of the tax on the sale and the purchase of the goods when such goods are purchased। ये पूरा हमारा बेयर एक्ट का है। takes place within territory of India, outside India, पता नहीं, इसका आंसर होगा DULLM का एग्ज़ाम का है ये, 47 का आंसर होगा, 46 का आंसर होगा बी। तो अपने को इसको नहीं करना, ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड टॉपिक हमारा आज का, यूपीएससी। वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है बट वी विल ट्राई टू कवर इट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, फिर सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, पूरा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो कितने एमसीक्यूज़ हैं, 2292 है, वहाँ से लेकर 2292 से ले करके गॉड नोस कहाँ तक है, यहाँ तक है, मतलब ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस हैं। तो 80 क्वेश्चंस वी विल ट्राई टू सॉल्व। आई हैव अ चेंज ऑफ माइंड, क्योंकि अभी बहुत लेट हो चुका है, देखिए अभी 11 बज चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि ट्राइब्यूनल्स को कंप्लीट करके फिर वी विल एंड दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कौन सा पार्ट करेंगे, पार्ट 14 का ए, जो कि ट्राइब्यूनल्स के बारे में बात करते हैं। इसमें 2 सेक्शंस हैं, 323 का ए और 323 का बी। तो अगर बेयर एक्ट में इसको खोलना चाहें हम, 323 का देखिए यहाँ पे आया हमारा पार्ट 14 ए, ट्राइब्यूनल्स के बारे में बात करता है, 323 का ए एंड 323 का बी। ठीक है, अब ये पहला वाला ट्राइब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में बात करता है। तो जितने भी मैटर्स होंगे रिलेटिंग टू द रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशन द सर्विसेज ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड इन द पब्लिक सर्विसेज, जितने भी लोग पब्लिक सर्विसेज में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स आते हैं, कंप्लेंट्स आते हैं रिक्रूटमेंट को लेकर, कंडीशन को लेकर के, और ये सर्विसेज जो हैं वो यूनियन के भी हो सकते हैं, स्टेट के भी हो सकते हैं, लोकल अथॉरिटी के भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी टेरिटरी के अंदर काम कर रहा है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन के कंट्रोल में काम कर रहा है, उसके रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे उसको देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की होती है। ठीक है, और उसके अलावा कोई और चीज़ होंगी, उसके लिए ट्राइब्यूनल की इस्टेब्लिशमेंट होती है अंडर आर्टिकल 323 का बी। ठीक है, जिसमें अदर पर्पस के लिए भी ट्राइब्यूनल्स का इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है, 2 ही इसमें सेक्शंस हैं, तो वी विल ट्राई टू कवर दिस एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, पहला रटने का क्वेश्चन है कि ब्लाइंडनेस ए क्वालिफिकेशन इज नॉट अ डिसक्वालिफिकेशन टू बिकम द मेंबर ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी का मेंबर बनने के लिए ब्लाइंडनेस कोई डिसक्वालिफिकेशन नहीं है। ये किस केस में हेल्ड किया गया था, ये किया गया था जयशंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये लास्ट बिहार एपीओ का क्वेश्चन है, बिहार एपीओ 2020 में जो हमारा पेपर हुआ था उसमें ये आया था। ठीक है, फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड क्लॉज डी ऑफ आर्टिकल 223 का ए। कौन से केस में आर्टिकल 323 का ए में डी को इनवैलिडेट कर दिया गया था।
तो यहाँ पे आते हैं, तो यह हमारा एल चंद्र कुमार के केस में क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो क्लॉज डी है, क्लॉज डी ऑफ आर्टिकल 223 एंड क्लॉज डी ऑफ आर्टिकल 323A एंड 323B, दोनों के लिए जो क्लॉज डी वाला प्रोविज़न है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। ये प्रोविज़न हो गया। एंड ऑल्सो दिस प्रोविज़न, ठीक है। दोनों प्रोविज़न जो दिए गए हैं वो बात क्या करते हैं, मैं आपको पढ़ाती हूँ। दोनों प्रोविज़न ये करते हैं कि जो ये जितने भी चीज़ें हैं वो चीज़ एक्सक्लूड होंगी, जुरिसडिक्शन ऑफ द ऑल कोर्ट एक्सेप्ट द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136। मतलब एक तरह से ये रिमूव करता था, क्या रिमूव करता था, जुडिशियल रिव्यू को, कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अगर ये सब मैटर होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन खुद देखेगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई भी वो नहीं होगी। इसीलिए एल चंद्र कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया किस किस प्रोविज़न को। फर्स्ट जो दिया गया है अंडर आर्टिकल 323 के डी में दिया गया है, 1 के डी में, एंड अंडर आर्टिकल 323A वाला, सॉरी, और 323B वाले के 3 के डी में दिया गया है। 3 में ब्रैकेट नहीं होगा, 3 के डी में दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोविज़न है उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो अपने को 2 केसेस याद करने हैं। जयशंकर प्रसाद वाले केस में क्या बोला गया कि, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, जयशंकर प्रसाद, इसमें क्या बोला गया था जल्दी बताइए। जयशंकर प्रसाद वाले केस में बोला गया था कि ब्लाइंडनेस, मतलब अगर कोई व्यक्ति की आंखें काम नहीं करती तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता टू बी मेंबर ऑफ यूपीएससी बनने के मेंबर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाता। पहला केस हमने ये पढ़ा। सेकंड केस हमने क्या पढ़ा, एल चंद्र कुमार का। इसमें क्या बोला गया था, इसमें आर्टिकल 323 के ए में और आर्टिकल 323 के बी के प्रोविज़न को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू की पावर को रिस्ट्रिक्ट करता था, ठीक है। ये 2 केस हमने कर लिए। चलिए आगे आते हैं। आगे में हमारा बात करता है जो ट्राइब्यूनल्स हैं जो 14 के ए में डाले गए हैं, वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, इंसर्ट किए गए थे। जो क्लॉज डी है, जो क्लॉज डी है, 2 का डी है आर्टिकल 223 के ए का, और जो क्लॉज 3 का डी है आर्टिकल 323 बी का, वो एक्सक्लूड करता है सारे कोर्ट को एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट के अलावा सबको एक्सक्लूड करता है अंडर आर्टिकल 136, ठीक है। इन विच केस वर दीज क्लॉज स्ट्रक डाउन बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल and to extend that they bar jurisdiction of the high courts under article 226 and 27 and that of supreme court under article 332। तो ये चीज़ जुडिशियल रिव्यू जो या फिर जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उसको कम करने का काम करता है। इसको स्टक डाउन किया गया था। कौन से केस में किया गया था, तो एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस है, ठीक है। कौन से जजमेंट में सर्विस कंडीशन के बारे में बताया गया था, तो 365 का आंसर होगा ए, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्ज़ा का केस में। ये जो केस है वो फेमस है एयर होस्टेस केस के नाम पे। यहाँ पे ये केस पे ये हुआ था कि जो एयर इंडिया थी वो क्या करती थी, जो फीमेल कैबिन क्रू थी, जो एयर होस्टेसेस होते हैं, उनके साथ में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करती थी। जैसे कि उनको रिटायरमेंट के लिए फोर्स किया जाता था अगर वो 35 ईयर्स से एक्सीड कर जाते थे, या फिर इफ़ दे गेट मैरिड विद इन 4 ईयर ऑफ देयर रिक्रूटमेंट, और इफ़ दे गेट प्रेग्नेंट तो उनको सर्विस से रिमूव कर दिया जाता था। इसी चीज़ के बारे में हमारा कौन सा केस है, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्ज़ा का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग case has been Supreme Court ruled out that the reasons to have been communicated to the legislature of the body if advice of the public service has not been accepted। इसमें ये बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रूल डाउन करता है कि रीजंस बताने पड़ेंगे किनको, लेजिस्लेचर को, बाय द गवर्नमेंट। इस केस में ये बोला गया था जो भी
केसेस, मतलब जैसे कोई भी अपॉइंटमेंट हो रही है और एडवाइस कोई दिया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई एडवाइस दिया है, ठीक है, और उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, इस चीज़ का कम्युनिकेशन जो है वो करना पड़ेगा कमीशन को। यूपीएससी कोई एडवाइस कर रही है, गवर्नमेंट उसको नहीं मान रही है, तो गवर्नमेंट को, कमीशन को, यूपीएससी को मतलब रिप्लाई करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यूपीएससी का जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो भी एडवाइस होता है वो एडवाइजरी नेचर का होता है, बाइंडिंग नेचर का नहीं होता, बट स्टिल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, गवर्नमेंट की। अगर उनके जितने भी एडवाइस उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उस चीज़ को कम्युनिकेट करना है। तो ये चीज़ हुआ था HC मुखर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अभी तक हमने 3 केस करा। जयशंकर वाला केस किया, उसमें यूपीएससी का मेंबर बनना है तो जो ब्लाइंडनेस है वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। दूसरा हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो भी प्रोविज़न दिया गया था जो कि जुडिशियल रिव्यू को या फिर सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को कम करता है, उसको अपन स्टक डाउन कर देंगे, ठीक है। इसमें DD वाला प्रोविज़न है, अपन याद नहीं करना है। 2 का 3 का D था कि 4 का D था, नॉट एट इंपॉर्टेंट। फिर 3 बात करता है हमारा, थर्ड केस है हमारा H मुखर्जी का केस है, ठीक है। मुखर्जी के केस में ये बोला गया कि कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, अगर एडवाइस को नहीं मान रहे हैं उसका कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 7 जज बेंच का केस है जिसमें ये चीज़ स्ट्रक डाउन कर दी गई थी, ये होगा, सेम एग्जाम्पल दिया गया है। तो केस का नाम क्या था, तो L चंद्र कुमार का केस था। अब इसमें से एक इम्पोर्टेंट केस मुझे दिख रहा है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट केस मुझे दिख रहा है, दैट इज़ कीहोटो होलोहन केस, जो कि 10th शेड्यूल के बारे में बात करता है, दैट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। अब इसमें ये बोला जाता है जो स्पीकर का जो भी कहना होगा दैट इज़ फाइनल और उसको कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था कि जो स्पीकर का डिसीजन है दैट बार्स जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट। और स्पीकर का डिसीजन जो है वो सब्जेक्ट है किसके, जुडिशियल रिव्यू बाय द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट विद देयर रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शन में उस चीज़ को चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एल चंद्र कुमार जो है लैंडमार्क डिसीजन किसके बारे में, तो पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द, ये होगा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो 2368 का आंसर क्या होगा, 2368 का आंसर बी होगा, राइट। फिर पार्लियामेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना सकती है, इसका पावर कहाँ दिया गया, तो 323 के ए में दिया गया, 323 के बी में क्या दिया गया, अदर ट्राइब्यूनल्स के बारे में बोला गया है। ये ऐड कैसे किया गया था, तो 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। 2370 का आंसर क्या होगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का स्टैब्लिशमेंट किया जा सकता है, कहाँ दिया गया है, 323 के ए में दिया गया है। चलिए ये हुआ ख़त्म, समाप्त हुआ। अब तो अगर हम लोग एजेंडा में वापस आएंगे तो हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया, ये तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। फाइनेंस कमीशन भी कंप्लीट हो गया, ट्राइब्यूनल भी कंप्लीट हो गया। अब बचा है ऑल इंडिया सर्विसेज और इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और फिर लैंग्वेजेस और इमरजेंसी प्रोविजंस तो और इट इज़ एज इट इज़ तो बचे ही हैं। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।